नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक यानी टॉप 20 का बैंक फेल हो गया है। ये बहुत बड़ा बैंक है और इसके 209 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं और 2008 के बाद में ये दूसरा सबसे बड़ा बैंक है जो फेल हुआ है। इसमें सुगबुगाहट काफ़ी दिनों से चल रही थी। आखिरकार इसे क्लोजर डिक्लेयर कर दिया गया और अमेरिका का जो FDIC है यानी फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है उसको इसका रिसीवर बना दिया गया है। अब FDIC ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस नोटिफिकेशन में FDIC ने कस्टमर्स से अपील की है कि वो पैनिक ना हो। पैनिक होने की तो बात है, जिसका पैसा फंसा है वो परेशान तो होगा, लेकिन अमेरिका में एक सिस्टम होता है कि दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो अपने अकाउंट को इंश्योरेंस कराएं और चाहे तो उसका इंश्योरेंस ना कराएं। तो FDIC ने ये डिक्लेयर किया है कि जो इंश्योर्ड डिपॉजिटर्स हैं उनको अपने खातों में अपने अकाउंट्स की एक्सेस मंडे से दे दी जाएगी, लेकिन उसमें एक राइडर ये लगाया गया है कि वो $2,50,000 से अधिक विड्रॉ नहीं कर सकेंगे। लेकिन बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनका डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि उनको अगले हफ्ते में यानी स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे कुछ डिविडेंड दिया जाएगा और उस डिविडेंड को देने के बाद में जो उनकी डिपॉजिट बचेगी उसको एक रिसीवर सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। रिसीवर का सर्टिफिकेट ऐसा ही होता है जैसे आपको फिक्स डिपॉजिट का एक सर्टिफिकेट मिलता है। अंतर दोनों में यह है कि फिक्स डिपॉजिट में जितने का सर्टिफिकेट मिलता है उस पर ब्याज लगा के आपको मैच्योरिटी पे दे दिया जाता है। जो रिसीवर सर्टिफिकेट है वो कोई डिपॉजिट नहीं होती है, वो एक आपकी डिपॉजिट का एक्नॉलेजमेंट है कि इस कस्टमर की इतनी डिपॉजिट इस बैंक में जमा थी फेल होने के पहले। जो रिसीवर है यानी FDIC है उस बैंक के एसेट्स को बेचकर पैसा इकट्ठा करेगा और उसको जितने भी नॉन इंश्योर्ड कस्टमर्स हैं उनको प्रोपोर्शनेटली उसी प्रोपोर्शन में उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो वो सर्टिफिकेट सिर्फ इस काम में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस सर्टिफिकेट में जितना पैसा लिखा है, जितने रुपए का सर्टिफिकेट है उतना आपको मिल सकता है, उतना नहीं भी मिल सकता है। वो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिपॉजिट है, इसलिए इसका कोई बहुत महत्व नहीं है। इसका नाम है सिलिकॉन वैली बैंक। अमेरिका के बाहर शायद बहुत से लोग ये इसको नहीं जानते होंगे, इसका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन इसके जो एसेट्स हैं वो 209 बिलियन डॉलर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना होगा। इस परिप्रेक्ष्य में आप भी देखिए कि आप कितना सेफ हैं और अगर सेफ हैं तो आपने क्या जो रिस्क मिटिगेशन एक्सरसाइज है अपने लिए कर रखी है। इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ये बैंक कैसे फेल हुआ, कौन बैंक है। जो सिलिकॉन वैली बैंक है ये बैंक जो वेंचर कैपिटल फंड्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन है और जो स्टार्टअप्स हैं इंडस्ट्री के उनको बहुत बड़ा लैंडिंग प्रोवाइड करने वाला बैंक है। क्रेडिट लाइन, डायरेक्ट क्रेडिट, बहुत सारी चीज़ें। इसके साथ साथ उनको ऐसी सुविधाएं देता है बैंकिंग फैसिलिटी, जो भी ट्रांजैक्शनल फैसिलिटी है। और इसके अलावा सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में जो सैन फ्रांसिस्को है वहाँ पर दुनिया भर के सारे स्टार्टअप्स को उनके ऑपरेशन चलाने के लिए सुविधाएं देता है। और इस तरीके से इस बैंक की इंपॉर्टेंस ये है कि दुनिया भर के स्टार्टअप्स को क्रेडिट देने के अलावा, बैंकिंग फैसिलिटी देने के अलावा अमेरिका में उनके ऑपरेशन को सुव्यवस्थित करने के लिए सुविधाएं भी देता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो स्टार्टअप्स हैं वो इस बैंक से जुड़े हुए हैं। भारत के स्टार्टअप्स भी बड़ी संख्या में इससे जुड़े हुए हैं। तो इस बैंक के साथ में प्रॉब्लम क्या हुई, क्यों बैंक ये फेल हो गया। आजकल जितने भी बैंक होते हैं उन सबको एसेट्स और लायबिलिटी का एक बैलेंस रखना होता है। बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस उनको ये देखना होता है कि हमें कितना पैसा कैश में रखना है ताकि अगर कस्टमर्स निकालने के लिए आए तो लिक्विडिटी क्रंच की सिचुएशन आए, लिक्विडिटी प्रॉब्लम ना आए।
सिलिकॉन वैली बैंक में बड़ी संख्या में डिपॉजिट है, जैसा कि हमने बताया $175 बिलियन की डिपॉजिट है। तो इस डिपॉजिट का बड़ा हिस्सा इस बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में लगा रखा था। और अमेरिका में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लगभग 0 था। जिस समय उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसमें कुछ रिटर्न मिल रहा था, लेकिन अमेरिका में इन्फ्लेशन की दर बढ़ने के साथ साथ फेडरल बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना शुरू किया। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होता है तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट है जो बैंक ने कर रखी थी उस पर रिटर्न कम हो जाता है। और रिटर्न कम नहीं होता है बल्कि उसकी लिक्विडिटी भी कम हो जाती है। ऑल ऑफ सडन ऐसे लो यील्डिंग जो बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, उनको अगर मार्केट में बेचा जाए तो उनके खरीदार नहीं मिलते हैं। इसलिए इस बैंक का बड़ी संख्या में पैसा फंस गया। और जब भी कभी इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल सेक्टर में इस तरह की चीज़ें आती हैं तो कई बार र्यूमर से, कई बार जेन्युइन कारणों से जो लिक्विडिटी की मांग बढ़ जाती है, पेमेंट की मांग बढ़ जाती है और बैंक अगर उसे पेमेंट करने में कैपेबल नहीं हुआ तो इसका ट्रिगर शुरू हो जाता है। मांगने वाले ज़्यादा आ जाते हैं, एटीएम के सामने लाइन लग जाती है, ब्रांच में भीड़ आ जाती है, इंटरनेट बैंकिंग से लोग फंड ट्रांसफ़र करने लगते हैं, ये सारी समस्याएं आती हैं। और अगर उस बैंक के पास पैसा नहीं हुआ तो लिक्विडिटी क्रंच हो जाता है। और ऐसे में अगर ये समस्या बहुत बड़ी है तो बैंक का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है और समस्याएं आती हैं। इंडिया में एक डिफरेंट पैटर्न है, आरबीआई के रूल्स हैं, कौन सा बैंक किस सेक्टर में कितना देगा एडवांस, डिपॉजिट का सीआरआर के रूप में, एसएलआर के रूप में कितना पैसा रखेगा, कितना कैश के रूप में रखेगा। सो कैश रिजर्व और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में काफ़ी क्वेश्चन रहता है। और इसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो बैंक के रेस्क्यू के लिए सामने आ जाता है। लेकिन यूएस में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो फ्राइडे मॉर्निंग को क्या हुआ, आफ्टर स्टनिंग 48 आवर्स, जब बैंक के सामने कैपिटल की क्राइसिस आ गई, पेमेंट की क्राइसिस आ गई, और ऐसे में इस बैंक ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे फंड रेज करने की कोशिश की, कैपिटल रेज करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका क्योंकि मार्केट में र्यूमर ऑलरेडी थी कि शायद बैंक को प्रॉब्लम आने वाली है। जब ये कैपिटल रेज नहीं कर सका, र्यूमर्स की वजह से भी इस बैंक के जो शेयर्स हैं वो बिल्कुल जमीन पर आ गए। और जब कोई एक बैंक में गिरावट आती है तो पूरे सेक्टर को अपने में लपेट लेती है, और इस तरीके से दूसरे बैंक हैं उनमें भी गिरावट आई। और अल्टीमेटली ये घोषणा हो गई कि ये बैंक कोलैप्स्ड हो गया है और इसे बंद करना पड़ेगा। और जो कैलिफोर्निया का फाइनेंस डिपार्टमेंट है, स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसने एफडीआईसी को, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को, इसका रिसीवर बना दिया। तो इस तरीके से चीज़ें ये वो होती रही। अब आप देखिए कि जो एसवीबी है, सिलिकॉन वैली बैंक है, ये अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक है। $175 बिलियन डिपॉजिट के रूप में है, $209 बिलियन इसके पास टोटल एसेट्स हैं। आप सोच सकते हैं कि इसका कितना इम्पैक्ट होगा। तो जो एफडीआईसी को जब बनाया गया इसका रिसीवर, इसके बाद एफडीआईसी ने नोटिफिकेशन भी दे दिया है, एक प्रेस रिलीज दे दी है, और उस प्रेस रिलीज के माध्यम से एफडीआईसी ने लोगों को चिंतित ना होने के लिए कहा है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग चिंतित होंगे, जिनका पैसा फंसेगा, जिनका काम रुकेगा, उनका चिंतित होना बहुत स्वाभाविक है। तो एफडीआईसी ने कहा है कि जो नॉन इंश्योर्ड ग्राहक हैं, मतलब ऐसे लोग हैं जिनकी डिपॉजिट का इंश्योरेंस नहीं है, उनको बोनस के रूप में अगले हफ्ते में कुछ अमाउंट दिया जाएगा, और उनका जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको एक रिसीवर का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और उस रिसीवर सर्टिफिकेट के आधार पर जब उस बैंक के एसेट बेचकर पैसा रियलाइज करके जो भी लिक्विडिटी इकट्ठा होगी उसको प्रोपोर्शनेट वे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन जिनका इंश्योरेंस है, और वो इंश्योरेंस एफडीआईसी ने किया है, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने किया है, उनके लिए मंडे से वो अपने अकाउंट में एक्सेस कर सकेंगे, इंटरनेट बैंकिंग उनके लिए खोल दी जाएगी। लेकिन उनके लिए भी एक राइडर रखा गया है कि $250,000 से अधिक की राशि वो विड्रॉ नहीं कर सकेंगे। $250,000 की जो राशि है अमेरिका में, जो उनकी डिपॉजिट है कस्टमर्स की, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस बैंक के पास
इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स, स्टार्टअप्स के रूप में बहुत बड़े कस्टमर्स हैं, उनका तो काम रुक जाएगा, उनकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी। इसलिए इसमें एक समस्या और आ जाएगी। इसके बीच में आम जनता में, अमेरिकन्स में चिंता की लकीरें गहरी हो गई हैं। और सिर्फ अमेरिकन्स में नहीं, क्योंकि अमेरिका की फाइनेंशियल सिस्टम में कुछ होता है तो पूरे विश्व को प्रभावित करता है, इसलिए दूसरे देशों में भी चिंता फैल गई है। और लोगों को चिंता ये है कि जो न्यू जनरेशन स्टार्टअप्स हैं वो साफ हो सकते हैं। सबसे बड़ी चिंता ये है। क्यों साफ हो सकते हैं? क्योंकि जो सिलिकॉन वैली बैंक है, इसका मेन काम ही था स्टार्टअप्स को हेल्प करना, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना, तमाम और सुविधाएं उनको उपलब्ध कराना। इस बैंक के बंद हो जाने के बाद में जिन स्टार्टअप्स का डिपॉजिट है वो डिपॉजिट तो फंस जाएगा, और जिन्होंने लोन ले रखा है उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, लेकिन अगर उनका कोई प्रोजेक्ट इस तरह का है कि उनकी ऑपरेशन की सुविधा उस बैंक से मिल रही थी, सिलिकॉन वैली में स्टेब्लिश होने के लिए कुछ हो रहा था, तो वो काम उनका रुक जाएगा, इसलिए उनको भी थोड़ा सा परेशानी आएगी। सो क्या हुआ और कैसे हुआ? इस बैंक के पास लिक्विडिटी की समस्या थी, तो उसने सोचा कि नए शेयर इशू करके कैपिटल मार्केट से फंड रेज कर लेते हैं, और उन्होंने अपना प्लान दिया बैंक ने $2.25 बिलियन कैपिटल रेज करने के लिए, जिसमें वो सफल नहीं हो सका। और इस तरह से थर्सडे को उसके शेयर प्राइस लड़खड़ा गए, और सिर्फ एसबी बैंक के नहीं और दूसरे बैंकों के भी गड़बड़ा गए। इसके बाद में इसके शेयर्स में, जैसे इंडिया में होता है सर्किट ब्रेकर लगता है, इसके शेयर्स हॉल्ट कर दिए गए, मीन्स शेयर प्राइस बिल्कुल धरातल पर आ गए, तो इसके शेयर की ट्रेडिंग रोक दी गई। और फिर डिसाइड हुआ, इसमें बहुत मंथन होता रहा। फ्राइडे को जो कैलिफोर्निया का फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसने इस बैंक को क्लोजर डिक्लेयर कर दिया और एफडीआईसी को इसका रिसीवर नियुक्त कर दिया है। और इस तरीके से जो सिलिकॉन वैली बैंक है कोलैप्स्ड।